फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी करनी है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कौन कौन सी जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने करनी है आपको वो मिल जाएंगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में। ठीक है, जो कि +2 का हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर देयर यूजेस और उनमें कैसे कैसे करके ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास वो चेंज होती हैं। तो हम अभी इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमने क्या मेजर करना है। वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज। जो है हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज है। टोटल एंथैल्पी चेंज को किस में लेंगे? दैट डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब कि उतनी हीट निकलती है जब वो कोई एटम बनता है तो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उस समय जो हमारे पास हीट निकलेगी दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि जब उसको वाटर में डालेंगे तब हीट चेंज कितनी हुई उसे बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों एंथैल्पीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एक चीज़ आपने देखनी है कि इसमें कि जितनी कम हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी मेटल की। ठीक है, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट मतलब कि इन द वाटर, वाटर में हमारे पास उसकी वो स्टेबल सबसे ज़्यादा होगी जिसमें कि इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा। सो अगर नेगेटिव में हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जितना भी ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी मेटल की, मेटल किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हम आगे कैसे है हमारे पास। ये देखिए आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशंस एलिमेंट जो है फर्स्ट सीरीज़ जो है हमारे पास ट्रांजिशंस मेटल की, उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सभी की सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर इन नेगेटिव वैल्यू। सो इनकी नेगेटिव वैल्यू ये हमें इंडिकेट करती है कि दीज मेटल्स आर स्टेबल इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में वो जो एक्वस सोल्यूशन में वो क्या होगी? वो स्टेबल होगी। लेकिन आपको देखना है सिर्फ कॉपर का। देखो कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। सो 0.34 है। ठीक है, 0.3, बाकी में सभी के आगे माइनस लगा हुआ है। ये माइनस इंडिकेट तो कर रहा है कि इसका ठीक है ये ट्रेंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। बट कॉपर जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कंपैरेटिवली वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल के कंपैरिजन में देखो तो ये ज़्यादा है, ये पॉजिटिव वाली साइड है। सो इसका और भी एक चीज़ देखी गई है कि इरेगुलर ट्रेंड इन देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा H1 का मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, डेल्टा H2 का मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर दोनों एंथैल्पीज़ को प्लस कर दिया जाए और इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी को प्लस कर दिया जाए तो ये है रिलेटिव लेस फॉर द मैग्नीज एंड वनेडियम। सो ये वनेडियम और मैग्नीज की है जो वो बाकी के कंपैरेटिवली कम ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हो कि ऐसे करके ये कॉपर जो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, सो कॉपर की जो कम होने की रीज़न क्या है हमारे पास? कम होने का रीज़न हम देख लेते हैं कि
इसका कॉपर इज़ पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर इज़ पॉजिटिव प्लस 0.34 वोल्ट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी हाई डेल्टा एच ए, हाई डेल्टा एच ए मतलब कि एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है, और लो डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, HYD का मतलब क्या है? हाइड्रेशन। तो ये वैल्यू लो होती है और ये वाली इसकी हाई वैल्यू है डेल्टा HA। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि Cu को ट्रांसफ़र किया जा सके Cu2 पॉजिटिव में, ताकि हमारे पास Cu जो है वो कन्वर्ट हो सके Cu2 पॉजिटिव में इन एक्वा सोल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो डेल्टा HA चाहिए और लो डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है वो होती है। इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ देखो, ये ज़ीरो से, यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो से बिल्कुल ऊपर जा रही है, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट की अगर देखें तो बाकी के एलिमेंट जो नीचे है जैसे एक्सपेक्ट किया है वैसे ही होती है, ठीक है। तो लेकिन जो कॉपर की है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से परे है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके ये पॉजिटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, कुछ और भी रीज़न है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। मान लो कि कॉपर है तो उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसको होना चाहिए था कि ये हाइड्रोजन लिबरेट करे, लेकिन ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर रहा है। इट डज़ नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन विद द एसिड्स। सो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। सो ऐसा क्या रीज़न है कि इसमें जो लेस नेगेटिव जो ई वैल्यू क्रॉस द सीरीज दैट इज़ रिलेटेड टू द इंक्रीज इन देयर सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी और सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी है उनका सम कर दिया जाए तो वो क्या कर देता है, लेस नेगेटिव कर देता है E0 वैल्यू को। मतलब लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव की तरफ वो जा रही है, ज़्यादा ज़ीरो की तरफ जा रही है। सो वैल्यू ऑफ E0 का मतलब है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर मैग्नीज, निकल और जिंक की बात करें तो जो वो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ही वो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल्स, ठीक है। तो डी सबशेल्स की स्टेबिलिटी, मान लो कि आपके पास D10 सिस्टम है, हमारे पास कोई भी सिस्टम अगर D10 होगा तो जैसे कि मान लो कि Mn2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव तो हमारे पास जो है D5 सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो हमारे पास D10 सिस्टम है। तो इनकी अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू द निकल, तो हैविंग हाई नेगेटिव डेल्टा एच नॉट, ठीक है। डेल्टा एच नॉट मतलब कि हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है, चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो निकल की रिलेटिवली हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो लो वैल्यू ऑफ कैडमियम का मतलब क्या है कि लो वैल्यू का Sc3 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी बन जाती है। मतलब D10 D0 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि D0 बन जाती है इसके पास। सो D0 जो हमारे पास हो जाएगा, तो जो जिंक है दिस इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन जिंक 2 पॉजिटिव की मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैग्नीज जो है वो क्या शो करता है, वो है D5 सिस्टम, ठीक है। सो पार्टिकली स्टेबल है ये भी। सो वेयर एज जो हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है ये भी हमारे पास D5 सिस्टम है। सो दे आल्सो शोइंग द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्टिविटी है इसका क्या मतलब है कि जो मेटल होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करती हैं, जब उनको मिनरल एसिड कौन से हो गए, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया
और हमारे पास सिट्रिक एसिड है और हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड हैं, उनके साथ वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल हैं जो कि उन्हें नोबल मेटल बोला जाता है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सिंपल एसिड्स, उनका एसिड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जहाँ एसिड के साथ वो रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशंस के मेटल की बात की जाए तो कॉपर को छोड़ के, ठीक है, कॉपर को छोड़ देना है और बाकी के देखो, बाकी के जो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एसिडिक सोल्यूशन, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन। सो दे रिएक्ट, दे हैविंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो उनके साथ जो है वे समटाइम स्लो होती है इनकी रिएक्शन। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी ई नोट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास वो वाले मेटल जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव होगी गेट कन्वर्टेड इनटू द M। सो ये क्या है, दिस इंडिकेट द डिक्रीज टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज, अक्रॉस जो फर्स्ट सीरीज़ की उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज इन देयर सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन थेरेपी। सो ऐसा क्यों है, ड्यू टू द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन थेरेपी जो है वो उनका सम जो हमारे पास उसके कारण होता है, जो है उनका सम करने के बाद जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा हो जाती है। सो ई नोट वैल्यू फॉर मैग्नीज निकल एंड जिंक ज़्यादा नेगेटिव होती है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा नेगेटिव होती है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ई नोट वैल्यू फॉर रिडॉक्स कपल, ई नोट वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव मतलब कि जिनके वो वाली मेटल्स जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव आयन जो चार्ज है, जहाँ Mn3 पॉजिटिव है, ये वाले हमारे पास एलिमेंट्स जहाँ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होंगे, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन द एक्वस सॉल्यूशंस, मतलब कि वाटरी सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे Mn3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम अ डिल्यूट एसिड। जब उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मान लो कि Cr2 पॉजिटिव है हमारे पास, इसको जब एसिड के साथ इन एक्वस मीडियम में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है H2 जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एसिडिक सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सो उसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट वाला करैक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके Mn3 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव की जो है ई नोट वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर, जब लोअर एनर्जी स्टेट होती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डी के, मान लो कि आपके पास CFT के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास CFT के अकॉर्डिंगली या डी है, ठीक है। जो डी है हमारे पास, तो डेट इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू द Eg इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड Eg, और ये T2G होगा, ठीक है। तो T2G में हमारे पास डी के तीन बॉक्सेस चले जाएंगे और ये हमारे पास 2 बॉक्सेस इधर ऊपर होंगे अकॉर्डिंग टू द CFT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो डी के हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, वी हैव 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, तो दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। तो अब्जॉर्प्शन जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है, कौन से में, विजिबल रीजन में इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सो विजिबल रीजन में अब्जॉर्प्शन होगी तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका दिखाई देगा, ठीक है।
उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। जब ये अब्जॉर्प्शन होगी तो विजिबल रीजन में अब्जॉर्प्शन होती है, तो हमें जो फ्रिक्वेंसी किस में फॉल करती है, इसकी विजिबल रीजन में फॉल करती है, और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है इसका दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखना है तो आपको फ्रिक्वेंसी जो है विजिबल रीजन में लानी होगी। तो ये ऐसे ही करते हैं कि डी के जितने भी आयंस होते हैं, सो दे अब्जॉर्ब द कलर एंड इलेक्ट्रॉन गेट जंप्ड फ्रॉम वन डी टू द अनदर डी। ठीक है, वो एक एक ऑर्बिटल के दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, एक डी से दूसरे डी में चले जाते हैं, लेकिन डी में ही ट्रांजिशंस होती हैं। सो दे अब्जॉर्ब द लाइट इन विजिबल रीजन एंड लाइट अब्जॉर्प्शन के बाद कौन ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब होगी? द नेचर ऑफ द लाइगेंड की जो नेचर है वो डिसाइड करती है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे हम देख लेते हैं जिंक 2 पॉजिटिव है हमारे पास। कौन से आयन है? जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, जहाँ कैडमियम 2 पॉजिटिव हो गया। सो दे हैव डी ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, मतलब कि फुली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल है वो पूरे के पूरे सारे के सारे डी है जो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, अगर बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सो ऐसे करके जो है वो पूरे के पूरे जो डी है फुली फिल्ड है। सो फुली फिल्ड इसका मतलब क्या? D10 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो दे विल बी कलरलेस। इसी तरीके से उनमें डी ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल, नो डी ट्रांजिशंस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांजिशंस होने के लिए वेकेंट डी चाहिए, दे शुड हैव वेकेंट डी। अगर टाइटेनियम 4 की बात की जाए, Ti4 पॉजिटिव की बात की जाए, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सो डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो नो डी इलेक्ट्रॉन, बल्कि D0 सिस्टम है। अगर D0 सिस्टम भी होगा तो तब भी ये कलरलेस ही होगा। ठीक है, अब जहाँ तो फिर D10 हो जाए, जहाँ तो फिर D0 हो जाए, तो दोनों क्या होंगे? कलरलेस ऐसे हमारे पास कंपाउंड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेटल आयन जो है कम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। सो कम्प्लेक्स बनाने का क्या है मतलब कि इसमें सबसे पहले आप देख लो कि आयरन है, आयरन में देखो, आप देख सकते हो 6 लाइगेंट लगे हैं, तो इसमें Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर की देखें तो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव होगी इसमें। प्लेटिनम की देखें तो हमारे पास Pt2 पॉजिटिव है। सो इसमें क्या है? स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन, साइज़ स्मॉल होता है मेटल आयन का, इसीलिए वो क्या करता है, अपने पास जो लाइगेंट है उनको ज़्यादा लाइगेंट उसके साथ अटैच हो पाते हैं। ठीक है, सो मेटल आयंस जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, या तो अनाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कम्प्लेक्स बनाने में लगा लेते हैं। ठीक है, सो दे हैव हाई आयनिक चार्ज। दूसरा रीज़न क्या है इनका आयनिक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रीज़न क्या है कि पहला तो ये है स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन, दूसरा क्या है इसका? हाई आयनिक चार्ज, तीसरा क्या है इसमें? वेकेंट डी, जो अवेलेबिलिटी ऑफ है डी ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हमारे पास मान लो कि आपके पास ये कोई एक सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड में ये स्पेसेस हैं जहाँ के एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर दीज आर कॉल्ड लेटिस साइड्स, ये एटम की लेटिस साइड्स हैं, तो यहाँ एटम प्रेजेंट होंगे। मान लो कि यहाँ जो एटम प्रेजेंट है तो उसको मैं ऐसे कलर में शो कर देता हूँ कि यहाँ एटम प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी सॉलिड में। ठीक है, लेकिन जो स्पेस है जहाँ एटम प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। सो ये मान लो कि यहाँ एटम प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कौन सी साइट है? इंटरस्टिशियल साइट ऑफ सॉलिड, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट है। तो अगर यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में कोई और एटम आके अटैच हो सकते हैं, मान लो कि यहाँ एटम आके इधर बैठ गए, कोई एटम यहाँ आके बैठ गया, कोई एटम इधर। सो ये वाले जो एटम है हमारे पास इंटरस्टिशियल एटम आके, मान लो कि ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन ही है। ठीक है,
ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। सो या फिर कार्बन हो सकता है, यहाँ जो ये वाली साइड्स हैं इंटरस्टिशियल साइट्स है जो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। सो इंटरस्टिशियल साइट में अगर ऐसे प्रेजेंट हो तो इस कंपाउंड को बोलेंगे, इन कंपाउंड को बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। सो सॉलिड क्या करते हैं कि लेटिस साइट्स के अलावा जहाँ इंटरस्टिशियल साइट होती है वहाँ आके कुछ एटम्स जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो आपके पास ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनका साइज छोटा होता है। जितने भी इंटरस्टिशियल साइट में आके लगेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया जहाँ कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट हो तो हमारे पास कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो दे आर ट्रैप्ड इन देयर इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, दे आर नॉट लेटिस साइट्स, ठीक है। सो इस तरीके का कंपाउंड जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, जिनकी रेशियो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर्मूले में वैसे नहीं होती। एग्जांपल क्या है, टाइटेनियम कार्बाइड हो गया, Fe3H हो गया, VH 0.56 है, ठीक है, TiH 1.7 है हमारे पास, ठीक है। सो जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं तो तब उनका कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बेटर हो जाती हैं पुराने से। मान लो कि अकेला कोई सॉलिड था, वो सॉलिड है जो उसका जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाया उसको, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया, जैसे कि प्योर मेटल में था उससे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा हार्ड हो गए। उसमें बोराइड जो होते हैं ना, जिनमें बोरॉन लगाई जाती है इंटरस्टिशियल साइड पे, उनकी तो इतनी ज़्यादा हार्डनेस होती है कि उसको डायमंड के साथ कंपैरिजन करते हैं कि इतने ज़्यादा हार्ड हो गई है। और इसमें मेटालिक कंडक्टिविटी भी जो इसकी बढ़ जाती है, जो इसमें मान लो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो दे आर केमिकली इनर्ट, उनके ऊपर किसी एसिड का एक्ट नहीं होता, एक्वा सोल्यूशन में एक्ट नहीं करते, सो दे बिकम केमिकली इनर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन है, ये भी हम साथ में कर ही लेते हैं। अलॉय बनाने की टेक्निक क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल दूसरे ट्रांजिशन मेटल के साथ जो है सॉलिड मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनका मिलाएंगे उनको ही जिनके जो है सिमिलर रेडियाई होंगे, जिनके रेडियस जो है वो सिमिलर होंगे, ठीक है। रेडियाई मतलब कि उनका एटॉमिक साइज जो है वो आलमोस्ट जो सेम होगा, जहाँ आयन का साइज जो आलमोस्ट सेम होगा, उनको ही अलॉय बनाया जाता है। तो क्यों अलॉय बनाया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टी हमने जो है वो उनको बेटर करना होता है। जैसे दे अलॉयड हैव फॉर्म्ड, दे आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो फेरस के अलॉय भी हमारे पास बनते हैं, जैसे क्रोमियम के साथ, वनेडियम के साथ, टंगस्टन के साथ जो आयरन मिल जाती है तो बहुत सारी जो है वो स्टील्स की टाइप बन जाती हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आते हैं। सो अलॉय के ट्रांजिशंस फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि ब्रास है, ब्रास जो है कॉपर जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज है जो कॉपर टिन का अलॉय है। सो इस तरीके से हम जो है कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके साथ ही सो थैंक यू वेरी मच for watching this video, so keep watching my channel, thank you very much। आप कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में जो है वो हम करेंगे। सो कैटालिटिक एक्टिविटी के हिसाब से हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस जो है, ट्रांजिशंस मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नॉन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, उन्हें कैटालिटिक एक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाता है। सो दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो उनके ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफ़ी एबिलिटी होती है। तो दे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे फॉर्म द कम्प्लेक्सेस, जैसे कि आयरन 3 जो है कैटलिस्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। देखो ये क्या करता है, आयरन 3 मान लो कि ये Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो Fe2 में कन्वर्ट हो गया, Fe2 कन्वर्ट जो हो गया है तो इसमें Fe3 पॉजिटिव में भी दोबारा उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो Fe3 पॉजिटिव है जो Fe2 पॉजिटिव में, सो
Fe3 जो है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, सो Fe2 पॉजिटिव जो Fe3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर डिटेल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।